गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज से हम 10वीं क्लास की ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं। आशा है कि आप सभी को ये अच्छी लगेगी, आप सभी प्यार से पढ़ोगे। मैं पूजा वर्मा। चलिए, रासायनिक अभिक्रियाएं व समीकरण साइंस का पहला पाठ शुरू करते हैं। इस पाठ के अंदर अपने को दो चीज़ें पढ़नी है, एक रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, ये पाठ क्या है इसके बारे में, और दूसरा इसके प्रश्न उत्तर करने हैं। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के अंदर जो मेन टॉपिक दिए हुए हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं थोड़ा सा करवा दूं। एक तो दिया हुआ है रासायनिक अभिक्रिया, उसके बाद में दूसरा टॉपिक रहेगा संतुलित रासायनिक समीकरण, तीसरा रहेगा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी कि किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन है, वियोजन है, विस्थापन है, द्विविस्थापन है, ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया है, कौन सा प्रकार है। नेक्स्ट रहेगा संक्षारण, और लास्ट टॉपिक जो रहता है वो अपना रहता है विकृत गंधीता। और उसके बाद में अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। इस पूरे पाठ को अपन प्यार से पढ़ेंगे, समझेंगे। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो मुझे बताना। चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं व समीकरण। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इस पाठ का अर्थ क्या है। अपना नाम दिया हुआ है रासायनिक अभिक्रिया, दूसरा अपने को बताया हुआ इसके अंदर समीकरण। पहले मैं अगर कॉमनली देखूं तो अभिक्रिया जो है वो क्या होती है, सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि अभिक्रिया क्या होती है। मान लो प्रकृति के अंदर कोई भी पदार्थ है, वो दो पदार्थ आपस में मिल गए, कोई भी पदार्थ है, दो आपस में मिल गए, नया पदार्थ बन गया, नया पदार्थ बन गया तो वो अभिक्रिया। जैसे आप सभी ने देखा होगा, जंग लगना सभी ने देखा है। लोहा होता है, बाहर छोड़ दिया, पानी लगा, जंग लग गया, कैसा हो गया, भूरा, अभिक्रिया। आपके सभी के घरों में दूध को जमाया, दूध मीठा था, टेस्ट में अच्छा था, जमाया, जावन लगाया, अभिक्रिया हुई, दही बन गया। दूध और दही में अंतर है ना, दोनों में अंतर है। यानी कि कोई भी पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया करके नया पदार्थ बनाता हो और उस नए पदार्थ की गुण अलग हो तो वो अभिक्रिया होती है। जैसे अभिक्रिया यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के नए उत्पाद का निर्माण करते हैं या नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम अभिक्रिया कहते हैं। जो क्रिया करते हैं, जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, वो अभिकारक होते हैं, और जो बनता है उसको हम बोलते हैं उत्पाद। तो इसी तरीके से रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाएगी, यानी कि वह क्रिया जिसमें अभिकारक आपस में मिलकर के उत्पाद बनाते हैं, यानी कि रासायनिक पदार्थ मिलकर के नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे भोजन का पाचन, अपने भोजन खाया, शरीर में उसका जाकर के पाचन होता है, और पाचन की प्रक्रिया जो है वो सारी सारी रासायनिक अभिक्रिया के ऊपर डिपेंड करती है। आपने भोजन खाया, उसको टुकड़ों में तोड़ा, टुकड़ों में तोड़ने के उसमें पाचन हुआ, पाचन होने के बाद जो उसकी मुख्य पदार्थ है वो अपने शरीर के अंदर काम आए, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल दिया जाता है, पूरी एक रासायनिक अभिक्रिया। श्वसन, अपन ने श्वास के साथ ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो ऑक्सीजन अपने शरीर में भोजन पचाने के काम आती है। लोहे पर जंग लगना अभी पहले मैंने बताया था। इसी तरीके से आपके एक उदाहरण दिया हुआ है मैग्नीशियम के फीते का निर्माण, जलना। मैग्नीशियम धातु होती है, उसके फीते को यानी कि मैग्नीशियम धातु को जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो वो भी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, रासायनिक अभिक्रिया है। अभी आपको बताया था दही का बनना रासायनिक अभिक्रिया है। यानी कि जैसे ये एक उदाहरण दिया हुआ है कि ए और बी दोनों मिलते हैं और उससे क्या बनता है, नया पदार्थ, वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। अब जो ये इधर वाले होते हैं इनको क्या कहा जाता है, अभिकारक। और ये जो सी बन रहा है ये क्या है, नया पदार्थ बन रहा है, ये उत्पाद है। यानी कि अभिक्रिया के इधर वाले अभिकारक, आगे बढ़ेगा वो उत्पाद। ठीक है, ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, ये नया बन रहा है। बीच में किसका निशान लगा देते हैं अपन, तीर का निशान लगा देते हैं। ए और बी मिलकर के क्या बना रहे हैं, सी बना रहे हैं। ठीक है, तो अब अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। ठीक है, अभिकारक यानी कि अभिकर्मक या अभिकारक वो होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। उत्पाद क्या होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में बनते हैं। क्रियाकारक को इधर बाईं ओर लिखा जाता है, यानी कि अभिकर्मक, अभिकारक, क्रियाकारक ये सारे एक ही चीज है।
और उत्पाद जो है वो दाईं ओर लिखा जाता है। और ओवरऑल ये अभिक्रिया जो होती है वो रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसको हम लिख देते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक चीज और आती है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं को भौतिक विधियों के द्वारा हम उल्टा नहीं कर सकते। कारण क्या है कि वो अगर मान लो कि जैसे आपने दही बनाया दूध से, तो दूध से आप वापस दही बना, यानी कि दही से दूध बना सकते हो क्या? नहीं पॉसिबल है। तो वापस अपन सीधे तौर पे नहीं उल्ट सकते उनके गुणों को, अगर हाँ कुछ कंडीशन लगा करके अपन उसको उल्ट सकते हैं। सीधे तौर पर भौतिक विधियों के द्वारा हम उल्ट नहीं सकते। जैसे उदाहरण है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल का निर्माण करते हैं, तो सीधे जल से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बनाना मुश्किल है। चलिए आगे देखते हैं। अब आप लोगों को ये तो पता चल गया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, लेकिन ये नहीं पता चला कि रासायनिक अभिक्रिया को अपन कैसे देखें। देख तो नहीं पाते, वो तो हो रही है तो अंदर पदार्थ के अंदर हो रही है, अपने को नहीं दिखता, तो उससे अपन अंदाजा कैसे लगा, पता कैसे लगा सकते हैं? तो इसके लिए इसके परीक्षण देखते हैं भी कौन कौन से परीक्षण, यानी कि वो अपने को क्या चीज दिखाई देती है। तो इसमें हो सकता है कि उसमें गैस निकलती हुई दिखे, हो सकता है उसका रंग बदल जाए, हो सकता है उसका तापमान, यानी कि तापमान पहले कुछ और था बाद में कुछ और हो जाए, उसकी अवस्था में परिवर्तन, अवस्था समझते हो, जैसे वो ठोस में थी द्रव में बदल सकती है, द्रव में थी गैस में बदल सकती है, गैस में थी अवक्षेप में बदल सकती है। ठीक है, मतलब उसका परिवर्तन जो है ठोस द्रव गैस में हो सकता है। उसके अलावा सुगंध और दुर्गंध, सुगंध आ रही है या दुर्गंध आ रही है। कई पदार्थ ऐसे होते हैं जो अभिक्रिया के बाद में सुगंध आती है, कई पदार्थ ऐसे होते हैं जो अभिक्रिया के बाद दुर्गंध आती है। जैसे कोई वस्तु सड़ जाती है, अपने को पता चलता है वो अभिक्रिया ही तो होती है, उसमें दुर्गंध आती है। अब एक चीज और, इनका पता कैसे लगा सकते हैं? सूंघ करके पता लगा सकते हैं। जोर से नहीं सूंघना होता है, ये ध्यान रखोगे। जोर से सूंघते हैं तो अपने अंदर कई बार कैसे होते हैं, कुछ हानिकारक पदार्थ है जो अंदर चले जाते हैं, तो इसलिए जोर से नहीं सूंघना है। उसके अलावा एक चीज आती है कि अपने को जो अपन अभिक्रिया देख ली, अपन ने अभिक्रिया क्या होती है उसको ऑब्जर्व कर लिया, देख लिया कि इसके ये गुण इस तरीके से अपन पता लगा सकते हैं। अब यदि मैं उसको कॉपी में लिख दूं तो उसे क्या बोल देंगे? शब्दों के अंदर लिख दूं तो वो क्या हो जाएगी? समीकरण। यदि हम शब्दों के अंदर लिख रहे हैं और शब्द समीकरण है या रासायनिक समीकरण है, मान लो कि आपने जो भी लिखा है अगर उनको शब्दों में लिख दिया है तो वो क्या है? एक रासायनिक समीकरण है। शब्द समीकरण, यानी कि जब हम अभिकर्मक और उत्पादों को लिख करके दर्शाते हैं तो उसे हम शब्द समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर दर्शाया हुआ है कार, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिले अभिक्रिया की क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ये क्या है? शब्द समीकरण है पूरी। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण दिया है मैग्नीशियम के फीते का जलना। मैग्नीशियम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम का फीता जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। मैग्नीशियम क्या है भाई? धातु है। मैग्नीशियम क्या है? धातु है। तो आपको पता है कि जितने भी प्रकृति में जो आग जलती है, आग जलने का जो काम होता है वो किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। बिना ऑक्सीजन के आग नहीं जल सकती। इसलिए मैग्नीशियम के वित्ते को भी जलाएं तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगी। इसलिए मैग्नीशियम किसके साथ अभिक्रिया करेगा? ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जो पूरी अपन लिख रहे हैं ये क्या है? शब्द समीकरण या रासायनिक समीकरण है। इसके प्रतीक क्या हो सकते हैं? मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg, ऑक्सीजन का होता है O, ठीक है, लेकिन इसको हमेशा O2 लिखा जाता है। इसका कारण है कि प्रकृति में ऑक्सीजन जो है हमेशा द्विआण्विक अवस्था के अंदर रहती है, हमेशा। इसलिए लगभग सारी गैसें जो है वो द्विआण्विक होती है, इसलिए उनको ट्वाइस के रूप में ही या दो लगा करके ही लिखा जाता है। किसका निर्माण होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ये क्या है इधर वाले? क्रियाकारक। ये क्या है इधर वाला? उत्पाद। ये पूरी क्या है? रासायनिक समीकरण। उसके अलावा अपने को एक चित्र बनाया हुआ है, यानी कि एक वाश ग्लास लगाया, इधर ये बर्नर लगा दिया, इधर मैग्नीशियम का फीता लिया, इसको चिमटी से पकड़ा, बर्नर को जलाया, तो ये क्या है? आग पकड़ता है और इसकी राख जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड की अपने को वाश ग्लास के अंदर प्राप्त होती है। वाश ग्लास
एक कांच की कटोरी सी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना, यानी कि अभिक्रिया हो गई, उस अभिक्रिया को लिख रहे हैं, शब्द समीकरण पढ़ लिए, अब उसके और कुछ भी गुण होते हैं उनको भी करते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को हमेशा रासायनिक समीकरण के द्वारा लिखा जाता है। उसके अलावा उसमें प्रतीक लिखते हैं, प्रतीक के आगे उसकी अवस्थाएं लिखते हैं। अवस्थाएं या तीन ही होती है, ठोस, द्रव और गैस। एक और होती है जो अपने को नहीं लिखनी। ठोस को इंग्लिश में सॉलिड बोलते हैं, इसे स्मॉल एल से लिखते हैं। द्रव को लिक्विड बोलते हैं, इसलिए एल से लिखते हैं। गैस को गैस ही बोलते हैं, इसलिए स्मॉल जी से लिख देते हैं। इसके अलावा उसके आवश्यक परिस्थितियां, जिस परिस्थितियां में वो अभिक्रिया हुई है, जैसे उसमें तापमान बदला है, या ताप सी है, या ताप कम सी है, या ताप ज़्यादा सी है, दाब है, दाब सी है, कई बार प्रेशर लगाया जाता है। उसके अलावा एक उत्प्रेरक आता है। उत्प्रेरक क्या होते हैं? अभिक्रिया को आगे ले जाने काम करते हैं, यानी कि अभिक्रिया को वेग बढ़ाने का काम करते हैं और खुद फिर वापस अभिक्रिया से बाहर निकल जाते हैं। इन सबको किसके ऊपर लिखते हैं? तीर के निशान के ऊपर। अब अभिक्रिया लिखना पता है अपने को, ठीक है। उसके बाद आता है कि इन अभिक्रिया को लिख तो देते हैं, लेकिन इनको संतुलित करना जरूरी होता है। जैसे अपन ने पीछे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन की अभिक्रिया लिखी थी, यानी कि Mg+O2 लिखा था, और इससे अपन ने MgO बनाया था। अब इधर थोड़ा सा गौर करके देखो कि यहाँ ऑक्सीजन दो थे, इधर एक ही ऑक्सीजन है। तो बताओ, ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन के लिए इसको क्या करना पड़ता है? संतुलित करना पड़ता है। यदि ये सेम सेम नहीं है तो ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है। तो इसका संतुलन जो किया जाता है वो एक नियम के थ्रू करते हैं, यानी कि इसके ऊपर नियम लागू होता है जिसको बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, यानी कि उस नियम के अनुसार इधर वाले जो तत्व हैं, ये और इधर वाला जो तत्व है, उनका अनुपात जो है वो बराबर होना चाहिए, उनकी संख्याएं बराबर होनी चाहिए, या उनका द्रव्यमान जो है वो बराबर होना चाहिए। इसलिए अभिक्रिया को हम संतुलित करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है। संतुलित करने तो सबसे पहले द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान आपको जानते हुए फिक्स जो वेट होता है, यानी कि फिक्स वेट द्रव्यमान होता है। संरक्षण निश्चित रहना, यानी कि जिसका द्रव्यमान निश्चित रहता है वह नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। यानी कि इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है, जितना होता है उतना बराबर रहता है। इसलिए अभिक्रिया को हम संतुलित करते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया की? रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक तथा उत्पाद के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर हो, उसे हम संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया यानी कि जहाँ पर दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर हो, उसे हम संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना सीखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के अंदर चलिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। यानी कि अगर बड़ा प्रश्न आता है तो उसके अंदर अपने को तीन चार जो चरण दिए हुए हैं वो सारे लिखने होते हैं। छोटा प्रश्न है आता है तो उसके अंदर जो दिया हुआ होता है कि अपने को केवल समीकरण को संतुलित करना होता है, तो वो ही लिखते हैं। यहाँ पर क्या है कि अपन चरण पढ़ लेते हैं, बड़े प्रश्न को कर लेते हैं, छोटे प्रश्न को यानी कि शॉर्ट रूप से उनको संतुलित कैसे करना है ये मैं आपको एक छोटी वीडियो के द्वारा अलग से बना करके बता दूंगी, तो वहां पर इजीली समझ आएगा। यहाँ पर हम बड़े प्रश्न को उस पाठ के अकॉर्डिंग ही पढ़ते हैं। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना के पहला चरण है। पहले चरण की बात करते हैं तो आपने अपन ने अभिक्रिया ली है Fe+H2O और उससे बन रहा है Fe3O4+H2, यानी कि आयरन। Fe प्रतीक किसका होता है? आयरन। जल का सूत्र क्या है? H2O, और इन दोनों से मिलकर के क्या बन रहा है? फेरिक ऑक्साइड Fe3O4, और साथ में कौन गैस निकल रही है? हाइड्रोजन। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का पहला चरण ये कहता है कि जो भी यौगिक है या जो भी तत्व है उनके चारों ओर बॉक्स बना लेते हैं। यानी कि एक एलिमेंट के बाहर नहीं बनाना, पूरे यौगिक के बाहर अपन उसको बॉक्स बना लेते हैं और उन बॉक्स में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं।
इसका दूसरा चरण आता है कि इस समीकरण में उपस्थित दोनों साइड, क्रियाकारक की साइड कितने परमाणु हैं और उत्पाद की साइड कितने परमाणु हैं, उनकी संख्या को लिख लिया जाता है। दोनों साइड संख्या काउंट करके लिख लेते हैं। ठीक है, दोनों साइड की संख्या अपने को काउंट करके लिखनी है। चलिए दोनों साइड के परमाणुओं की संख्या को है काउंट करके लिखते हैं। अपनी समीकरण थी Fe प्लस H2O से Fe3O4 Fe3O4 प्लस में H2। तो इधर दोनों साइड देखते हैं। क्रियाकारक की साइड देखिए, क्रियाकारक की साइड जो है आयरन की संख्या जो है, आयरन की संख्या कितनी है, 1 है। और उत्पाद की साइड आयरन की संख्या कितनी है, 3 है। इसी तरीके से हाइड्रोजन की संख्या इधर 2 है, हाइड्रोजन की संख्या इधर 2 दिखाई दे रही है आपको, और ऑक्सीजन की संख्या जो है वो इधर क्या इतनी है, 1 है। उत्पाद की साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। अब दोनों की संख्या अपन ने लिख ली, बताओ दोनों बराबर है क्या, नहीं है, इसलिए इनको क्या करना पड़ेगा, बराबर बराबर करना पड़ेगा। तो अपने को संख्या लगानी पड़ेगी, किसी के आगे कितनी जो भी संख्या चाहिए उस हिसाब से अपन इनको लगाएंगे। चलिए आगे नेक्स्ट चरण देखते हैं। तो जो सबसे पहले जो परमाणु ज्यादा है, उस जो परमाणु यानी कि जिस तत्व के परमाणुओं की संख्या ज्यादा है उसको संतुलित कर देते हैं। देखो धातुएं अपने को पहले संतुलित नहीं करनी होती, क्यों, धातुओं की संख्या या तो 1 रहती है या फिर आगे उत्पाद में बढ़ती है, तो ये अपने को धातु जो है वो पहले छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले जो जिनकी संख्या अन्य परमाणुओं की संख्या जिसकी भी ज्यादा है उसको करते हैं। तो यहाँ पर 2 अन्य परमाणु, एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन यहाँ पर अपने को स्टार्टिंग में 2 है, आगे भी 2 है, तो वेरिएशन किसके अंदर आ रहा है, ऑक्सीजन। तो सबसे पहले अपन किसको संतुलित कर लेते हैं, ऑक्सीजन को। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 4, इधर ऑक्सीजन कितना है, 1। इसलिए दोनों को संतुलित करने के लिए यहाँ मैं कितने लगा दूँ, 4 लगा दिए। ठीक है, 4 लगा दिए। तो ये 4 जो है वो पूरे H2O के आगे लगा है। तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन हो गए, 4 इधर हो गया, बराबर हो गया। अब हाइड्रोजन देख लेते हैं, यानी कि जब एक तत्व संतुलित हो जाता है तो उसके बाद दूसरे को करते हैं, इसी तरीके से तीसरे को करते हैं, इसी तरीके से चौथे को करते हैं, ऐसे चलता रहता है। जैसे यहाँ पर अपन ने 4 लगाए तो ऑक्सीजन बराबर हाइड्रोजन, देखो अब 4 गुणा में ये हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4 दूनी 8 हो गए। इधर इधर कितने हैं, 2। तो अब हाइड्रोजन को संतुलित करना पड़ेगा। तो इसके लिए अपन क्या करें कि इधर 4 लगा दूं मैं, इधर 4 लगा दूं, तो कितने हो गए हाइड्रोजन, 8। इधर भी कितने, 8। इधर 4 ऑक्सीजन है, 8 हाइड्रोजन है, इधर 8 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन है। अब क्या बच गया, आयरन। तो इसी तरीके से नेक्स्ट जो है वो संतुलित करते रहते हैं, जितने भी तत्व हैं उन सबको संतुलित करते रहते हैं। इसका जो चौथा जो पॉइंट है वो अपने को यही कहता है कि जितने भी इसके अंदर परमाणुओं की संख्या है उनको संतुलित कर लिया जाए। तो अपन क्या करेंगे, आयरन है, आयरन में H2 दिए हुए हैं जितने भी है, आयरन की संख्या इधर कितनी है, 3 है। इधर कितना लगा दूं, 3। संतुलित हो गया, पूरी अभिक्रिया संतुलित होगी, चेक कर लो। इधर 3 आयरन, इधर भी 3, इधर 8 हाइड्रोजन, इधर भी 8, इधर 4 ऑक्सीजन, इधर भी 4 ऑक्सीजन, बराबर हो गए। ठीक है, बराबर हो जाते हैं तो उसके बाद में अपन इनकी क्या लिखते हैं, भौतिक अवस्थाएं लिखते हैं। उन भौतिक अवस्थाओं को लिखते हैं, वो आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो जो भी है, जैसे मान लो ठोस है तो उसके आगे एस लिखते हैं, द्रव है तो एल लिखते हैं, गैस है तो जी लिखते हैं। एक और आती है कि जब अपन ने एक्वस जलीय विलयन में घोल लिया है तो उसके लिए हम एक्वस शब्द का यूज करते हैं, क्योंकि जलीय को एक्वस कहा जाता है इंग्लिश में। उसकी भौतिक अवस्थाएं हैं, जैसे आयरन ऑक्साइड, आयरन जो है वो H2O के साथ अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो आयरन के आगे अपन ने एस लिखा है, H2O के आगे गैस लिखा है। यहाँ पर गैस क्यों लिखा है, क्योंकि जल जो है यहाँ पर भाप के रूप में कार्य कर रहा है। आयरन ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकल रही है। आयरन ऑक्साइड सॉलिड होता है इसलिए एस लिखा, और हाइड्रोजन गैस है इसलिए जी लिखा है। इसी तरीके से कुछ रसायन, नेक्स्ट जो चरण है छठा, वो ये कहता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए उसकी विशेष परिस्थितियां हैं, उनको तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिख देते हैं। जैसे एक अभिक्रिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड की हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया कर रही है 1940 एटमॉस्फेयर दाब पर, और मेथनॉल का निर्माण हो रहा है। वो कैसी है, लिक्विड है, इसलिए दाब को किस पे लिख रहे हैं अपन, तीर के निशान के ऊपर, यानी कि यहाँ पर दो जो दाब लिख रहे हैं वो तीर के निशान के ऊपर लिख रहे हैं।
नेक्स्ट आता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। कई प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़नी है। संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन है, विस्थापन है, द्विविस्थापन है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है, उष्माशोषी अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये सारी अभिक्रियाएं अपन इसके प्रकार के अंदर पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले अपन देखते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया, जब दो या दो से अधिक कोई अभिकारक मिलकर के उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखो, संयोज का मतलब होता है जुड़ना, सह का मतलब साथ, योज का मतलब जो योग, यानी कि साथ योग हो वो अभिक्रिया। दो जुड़ेंगे तभी नया बनेगा, यानी कि दो ए प्लस बी जुड़ करके सी का निर्माण कर रहे हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण, कोयले का दहन। कोयले को किस रूप में लिखते हैं? कार्बन। दहन किसकी उपस्थिति में होगा? आग हमेशा किसकी उपस्थिति में जलती है? ऑक्सीजन, इसलिए ऑक्सीजन ली। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। कार्बन जलता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन ठोस है, ये गैस, ये गैस। इसी तरीके से जल का निर्माण, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल का निर्माण करते हैं। H2 गैस है, O2 गैस है, H2O लिक्विड है, आपको पता है जल लिक्विड है, इसलिए L लिखा। इसी तरीके से एक उदाहरण और है, बुझा हुआ चूना बनाना। कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना CaO किसके साथ अभिक्रिया करेगा? जल के साथ अभिक्रिया करेगा। यानी कि अपने को पता है, अपन दुकान से कली लेके आते हैं, सभी के घरों में कली की हुई है, आपको पता है। कली को किस में घोलते हैं? पानी में। क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड चूने का सूत्र है CaO। ठीक है, बिना बुझा चूना है। जल का सूत्र होता है H2O। दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? CaOS का ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये जो संयोजन अभिक्रिया में बना हुआ बुझा हुआ चूना जो है, यानी कि कड़ी आपने घोल ली, उसके बाद किस पे करते हैं? दीवारों पे सफेदी कर लेते हैं। थोड़े दिन बाद में, 2 दिन बाद में देखो उसमें बहुत ज़्यादा सफेद सी चमक आ जाती है, आपने देखा भी है। करते हैं तो बिकी बिकी से होती है, 2 दिन बाद में देखते हैं बहुत चमकती है। तो उसका कारण होता है कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर लेती है। वो धीरे धीरे वायु की जो ऑक्सीजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बना लेते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट बिल्कुल वाइट होता है, इसलिए अपने को बिल्कुल वाइट दिखाई देता है। देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना किसके साथ अभिक्रिया की? धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। क्या बनाया? कैल्शियम कार्बोनेट। और क्या बना साथ में? जल। आपको बताऊं, संगमरमर का सूत्र भी क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3। याद रखना, कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर का सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट। दीवारों पर सफेदी करने के बाद क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट।